नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा पोलैंड का हमने रिक्वायरमेंट अपलोड किया था। पोलैंड में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सभी के बारे में एक छोटा सा कॉमन इन्फॉर्मेशन देना था। कई लोगों की जो इंक्वायरीज होती हैं, कई लोगों के मन में सवाल होते हैं यूरोप के बारे में, खासतौर से पोलैंड के बारे में। जब अभी इस टाइम पर उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। 2023 और 2024, 2023 में तो बहुत ही खराब था, लेकिन 2024 में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं लगती है। इसलिए मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं दोस्तों, अभी इस टाइम पोलैंड के स्टैंपिंग हो रहे हैं, और मैंने खुद ही हमारे जो ऑब्वियसली सर्कल होता है, सर्कल में से पता चला होगा कि हमने दो लोगों के वीज़ा स्टैंपिंग देखे हुए हैं पोलैंड के, और वो अक्टूबर महीने के ही हैं, और एक सितंबर का भी है, एक अक्टूबर का भी है। तो पॉइंट ये है कि जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं, बेसिक जो क्राइटेरिया है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एक बार आप समझ लीजिए। कोई भी कैंडिडेट, मेल फीमेल दोनों, प्रोफाइल वाइज, अगर कंस्ट्रक्शन है तो फीमेल उसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बाकी सभी प्रोफाइल्स में, चाहे वो प्रोडक्शन वाली हो, टेक्निकल मेटल कार मैन्युफैक्चरिंग की हो, या फिर मशरूम के लिए हो, कोई भी फैक्ट्री वर्कर के लिए, कोई भी कंपनी में मैक्सिमम जगह है फीमेल को भी एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि पोलैंड जो कि यूरोप में है, यूरोप में जितनी कंपनियां उतनी मैक्सिमम वहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वहाँ पर कोई भी काम कोई भी मिस पर्सन कर सकता है, मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर बाकी किसी भी प्रोफाइल्स में फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी 10th पास हैं, फेल हैं, फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, क्योंकि डी कैटेगरी का वीज़ा होता है, डी कैटेगरी का वर्क परमिट होता है, उसका नेशनल वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है, उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन बेसिक इंग्लिश इतनी आना चाहिए कि आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स आए कम से कम पढ़ सको, ट्रांसलेट करके समझ सको। ऐसा नहीं कि आपको जो लिखा है एज इट इज समझ में आ जाए, ट्रांसलेट करके भी अगर आपको समझ में आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पोलैंड में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर वर्कर की रिक्वायरमेंट है, और वर्कर के लिए लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी नहीं है, कम्युनिकेशन करना होता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। आप एम्बेसी में जाके अपने वीजा एप्लीकेशन के टाइम पर, डॉक्यूमेंट सबमिशंस के टाइम पर अगर आपको जो कम्युनिकेशन किया जाए वो आप रिप्लाई कर पाते हैं, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी हो, मेडिकली फिट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जो मेडिकली फिट हो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट के लिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेडिकली फिट होंगे तो वहाँ पर कभी कोई लाइफ में इश्यू नहीं होगा, और मेडिकली अनफिट होंगे तो फ्यूचर में कुछ नुकसान हो जाए तो अच्छी बात नहीं रहती, प्लानिंग सही नहीं मानी जाती है। इसलिए आपके अंदर कोई बीमारी ना हो, बस इतना ध्यान में रखना है। आपके अंदर कोई भी गंभीर बीमारियां, HIV, TB, कैंसर, हेपेटाइटिस, हाई BP, हाई शुगर, और आंखों से सही दिखता हो, कान से सही सुनाई देता हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे हाथ में या पैर में कहीं पर कुछ चोट है, या कुछ जैसे बोलते हैं कि विकलांग है, कुछ पैर में उंगली कम है, कहीं पर कुछ ऐसा है जिसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर किसी के पैर में भी कुछ इश्यू है, कहीं पर भी कोई इश्यू है, अगर आपकी उंगलियां सही सलामत हैं, जो कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट, ये मतलब ये बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जो इस टाइप की इंक्वायरी की है, तो उनके लिए भी ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैंडिडेट अगर विकलांग है तो उंगलियों में अगर उनका फिंगरप्रिंट बराबर काम कर रहा है, वो इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन है कि जो रिक्वायरमेंट प्रोफाइल की है, कोई भी कैंडिडेट जो 5 फीट की हाइट कम से कम हो, कम से कम 50 किलो का वजन हो, मैक्सिमम वजन 85 से 95 के बीच में होना चाहिए हाइट के हिसाब से। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग, इसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वहाँ पे हमेशा पहले से ही फोकस कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी हम एम्प्लॉय कर पाएँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रही बात बैंक बैलेंस की, तो बैंक बैलेंस में 3-3.5 लाख रुपए जैसे मेंटेन करना पड़ता है। बस ये मेंटेनेंस आप ये मान लीजिए कि जब आपका वर्क परमिट आने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले स्टार्ट करना पड़ता है। सबमिशंस के टाइम पर आपके पास 90 डेज प्लस की स्टेटमेंट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। PCC जिनका निकल सकता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PCC के लिए अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें से बीच में गाइडलाइंस आया था कि वर्क परमिट एप्लीकेशन के टाइम पर तुरंत हमें PCC चाहिए होगा, तो ये चीज़ हमें रेडी करके रखना होगा। पूरी प्रोसेसिंग टाइम में जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट जैसे हम आपको गाइड करते हैं वैसे आप PCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अदर से कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एलिजिबल है, जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स। हाँ, एक पॉइंट और है, जो लोग मैरिड होते हैं और उनके पासपोर्ट पर मैरिड जो मैरिड वाले कॉलम में डिटेल नहीं लिखा, सिर्फ फादर का मदर का नाम लिखा, स्पाउस का नाम नहीं लिखा, तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जिनके पे लिखा है उनको मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी होगी और उसको अपोस्टल भी करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है, वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और पासपोर्ट में वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी वैलिडिटी 6 महीने या 1 साल बची है, वो चाहे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कंफर्मेशन हो जाए, एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर ले, उसके बाद में उसी पीरियड में आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवा सकते हैं। रिन्यूअल करने के बाद में फिर आपका जो वर्क परमिट एप्लीकेशन रहेगा वो नए पासपोर्ट होगा, नए पासपोर्ट नंबर के साथ में आएगा। तो बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पर जो क्लाइंट सपोर्ट वाली बात है ना, जिसके ऊपर हम लोग एक्चुअली काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से पता है कि हम इतना स्टेप ले रहे हैं ना, जो पोलैंड में एक प्रकार से पूरा इनिशिएटिव लेके वहां पर पूरे ऑपरेशंस को सेटअप करना, जिससे कि पूरे शेंगन भाग को हम कवर कर पाए। तो वहां पर एम्प्लॉयर से फुल सपोर्ट दिलवाना, ये हमारा टारगेट है। ईमेल्स की बात हो, डॉक्यूमेंट्स की बात हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात हो, कॉल्स की बात हो, किसी भी रूप में एम्प्लॉयर हमेशा खासतौर से जो पोलैंड के क्लाइंट्स हैं वो डेफिनेटली आपको फुल सपोर्ट करेंगे, और पोलैंड से बाहर के क्लाइंट्स भी जैसे जैसे मेरे ट्रैवल्स होंगे ना उसके बाद रहेंगे। पोलैंड में ये मान लीजिए 2025 में लगभग जिन देशों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ना, उन सभी देशों में मेरा ट्रैवल हो जाएगा। पूरे देशों में, पूरे यूरोप में मेरा प्लान हो जाएगा। जहां जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, 13 देशों में काम कर रहे हैं, 13 कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से जहां एम्प्लॉयमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वहां पर भी, और शायद जो ऐसी कंट्री जिनको हमने अभी टारगेट नहीं किया लेकिन बाद में भी ऐड हो सकती हैं, जैसे लग्जमबर्ग हमने अभी टारगेट नहीं किया, कोऑर्डिनेशन में है, लेकिन अभी हमने उसके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर अभी ना ही हमने रिक्वायरमेंट अभी जनरेट की है वहाँ से, और ना ही हमने उस पर ज़्यादा फोकस भी किया। लेकिन हमारे काफ़ी क्लाइंट्स लग्जमबर्ग के भी हैं। इटली में ऑलरेडी हमने किया, लेकिन अभी स्पेन में भी कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स आती है, फ्रांस में भी आती है। अभी यहाँ की हमने कोई रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया। हमारा जो टारगेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करना है उसको टारगेट ओरिएंटेड होकर करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है, और जो काम जहां पर जिस कंट्री में इजीली हो जाए और मैक्सिमम लोगों के लिए हेल्प हो जाए, इसलिए हम ऐसा फोकस कर रहे हैं। एक बार वहां पर मेरा जो प्रॉपर ऑपरेशन शुरू होता है और जो हमारी टीम बनेगी वहां पर, ऑब्वियसली पहले से जो टीम है वो अलग है, लेकिन हम कुछ टीम और ऐड करेंगे जिससे कि हमारा पूरा शेंगन एरिया कवर हो जाए। तो पोलैंड के लिए खासतौर से, चाहे वो मशरूम का हो या कंस्ट्रक्शन का हो, कार मैन्युफैक्चरिंग, कार असेंबलिंग कंपनी का हो, मेटल मैन्युफैक्चरिंग का हो, या भी जो फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, उसमें किसी भी प्रोफाइल में अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है ना, तो ये मान लीजिए पोलैंड के ऊपर उसका स्पेशल अटेंशन होगा। और अभी जो हमने डिस्काउंट ऑफर निकाला दिवाली तक के लिए, वो अभी ओपन है। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक बार क्वायरीज को क्लियर करें। मैं ऐसा कहूँगा कि जो लोग अगर कन्फ्यूज्ड हैं, जिनको कुछ क्वायरीज हैं, वो लोग जो कल लाइव सेशन होने वाला है उसमें डिटेल में क्वेरी कर सकते हैं। कल के लाइव सेशन को अगर 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे भी रन करना पड़ा, वी विल डू। लाइव सेशन में कोई भी क्वेरी अनसुलझी नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्वेरी सॉल्व होना चाहिए। तो जो लोग भी जिनके मन में प्लानिंग है, इंटरेस्ट है, एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ मन में क्वेरीज है, इसके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है। और अभी कोई चीज़ अच्छी आई है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और 2025 रियली बहुत शानदार है। 2023-24 तो सही नहीं निकला, लेकिन 2024 सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सभी लोगों का भविष्य अच्छा हो, इसकी हम कामना करेंगे। एंड 2025 में जितने लोगों के अटके काम होंगे, खासतौर से वर्क वीजा के बारे में, उन सभी लोगों के काम हो जाए, ऐसी हम दुआ करेंगे। और हमारे यहाँ से जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए हम 100% एफर्ट डालेंगे, और वो एफर्ट हम डाल भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आना 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों में क्लासमेट्स के को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।